प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर राहुल गांधी ने हाल में बड़ा हमला बोला है। एनडीए सरकार जहां विदेश नीति को एक मजबूत उपलब्धि मानती है एनडीए सरकार में, तो वहीं विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी की विदेश नीति फेल है। इस पर आइए रुमान हाशमी से जानते हैं, जो कि मिडल ईस्ट के जानकार हैं, उनका इस बारे में क्या मानना है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब भारत की सत्ता संभाली, तब उन्होंने केवल सरकार बदलने का दावा नहीं किया, बल्कि भारत की राजनीतिक और कूटनीतिक कहानी को भी नए अंदाज में पेश किया। संदेश साफ था, देश विदेश में संदेश किया, अब भारत झुकेगा नहीं, अपनी शर्तों पर चलेगा। दुनिया भारत की ताकत को स्वीकार करेगी और अब देश में प्रेम और दूध की गंगा बहेगी, यानी सबका साथ सबका विकास का नया नारा दिया गया। देखा जाए तो विदेश नीति को लेकर यह दावा पूरी तरह गलत भी नहीं था। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था, परमाणु शक्ति और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। अंतरिक्ष, डिजिटल तकनीक और फौजी ताकत में भी उसकी अहमियत लगातार बढ़ी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत की बढ़ती ताकत और नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि को एक ही चीज मान लेना सही है? आज मोदी की विदेशी यात्राओं में अक्सर भव्य स्वागत, विदेशी संसद में भाषण, भारतीय डायस्पोरा की भारी भीड़, विदेशी नेताओं से मुलाकात और किसी सम्मान या मेडल की तस्वीर सामने आती है। भारत में इन्हें अक्सर इस संदेश के साथ पेश किया जाता है कि दुनिया मोदी का सम्मान कर रही है, उनका लोहा मान रही है। लेकिन विदेश नीति में असली सवाल यह नहीं होता कि प्रधानमंत्री को कितने मेडल्स मिले। असली सवाल यह है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित कितनी मजबूती से हासिल कर रहा है। यही मोदी की बनाई गई विश्व गुरु वाली छवि और वास्तविक कूटनीतिक ताकत के बीच अंतर दिखाई देता है। भारत की वैश्विक पहचान मोदी से शुरू नहीं हुई। नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जरिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्वतंत्र आवाज बनाए रखी। इंदिरा गांधी ने 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिकी दबाव के बावजूद अपनी रणनीति नहीं बदली। राजीव गांधी ने तकनीक और आधुनिकता पर जोर दिया। नरसिम्हा राव के आर्थिक उदारीकरण ने भारत की दिशा बदली और मनमोहन सिंह के दौर में भारत अमेरिका परमाणु समझौते ने भारत की ग्लोबल पोजीशन को मजबूत किया। इसलिए सरकार की यह दावा कि मोदी से पहले भारत की विदेश नीति की कोई हैसियत नहीं थी, इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। मोदी की बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने विदेश नीति को अधिक व्यक्तित्व केंद्रित और पूरे तामझाम के साथ सिनेमैटिक बना दिया। डायस्पोरा, सोशल मीडिया और विदेशी यात्राओं को उन्होंने घरेलू राजनीति के प्रभावशाली हिस्से में बदल दिया। लेकिन यही ताकत अब उनकी कमजोरी बनकर सामने आ रही है। फरवरी 2026 में इजराइल की केनेसेट ने मोदी को अपना नया मेडल ऑफ केनेसेट दिया। वे इसके पहले रिसिपिएंट बने। सम्मान देना इजराइल का अधिकार है और भारत इजराइल संबंधों की मजबूती मोदी सरकार की खास उपलब्धियों में से एक है। लेकिन ये फलस्तीनियों के और उनके अधिकारों को भी नजरअंदाज करने जैसा है। साथ ही ईरान, जो सदियों से हमारा दोस्त रहा है, उसे भी नाराज कर बैठे। मोदी जी को इजराइल की सरकार ने जिस अवार्ड से सम्मानित किया, वो उसके पहले रिसिपिएंट हैं। और ऐसा ही फ्रांस ने भी किया। फ्रांस गवर्नमेंट ने भी जो अवार्ड दिया था, वो भी पहला ही अवार्ड था और उसके बाद से करीब 2-3 साल या 4 साल गुजर चुका है, अभी तक दूसरा अवार्ड किसी को नहीं दिया गया है। जून 2026 में सेशल्स ने मोदी को गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन सम्मान दिया। बाद में सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक और इस बात पर सवाल उठाया गया कि यह सम्मान मोदी के पहुंचने से केवल 3 दिन पहले बनाया गया और वे इसके पहले तथा अकेले रिसिपिएंट थे। सेशल्स सरकार ने हालांकि इसे अपना सर्वोच्च प्रेसिडेंशियल डिस्टिंक्शन बताया। वहीं अपोजिशन पार्टीज और कुछ प्रमुख डिजिटल मीडिया ने भी इस पर सवाल खड़ा किया। देखिए, विदेशी राष्ट्रों के आपसी संबंध में मेडल्स मायने नहीं रखता, बल्कि मुसीबत के समय उसके साथ कौन खड़ा होता है, उसके पड़ोसी उस पर कितना भरोसा करते हैं और वो बड़ी शक्तियों के साथ अपने हित कितनी कामयाबी से साधता है, यही असली कसौटी है
और यही रिश्ते के पैमाने को तय करती है। नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश के साथ भारत के अनुभव बताते हैं कि पड़ोस में भारत को लेकर रिश्ते अब पहले जैसे गर्मजोशी वाले नहीं रहे, जो पहले की सरकारों में दिखाई देती थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार रही हो, वीपी सिंह की सरकार रही हो। इस तरह की सरकार के दौरान जो पड़ोसी देश थे उनके साथ रिश्ते यकीनी तौर पर आज से तो बेहतर ही थे। चीन के साथ ही देखिए आप, चीन को तीस्ता नदी, बांग्लादेश के साथ जो तीस्ता नदी है, वो बांग्लादेश ने उस प्रोजेक्ट को चीन के साथ अब समझौता कर रहा है। और सार्क की तो कहानी अब खत्म ही मानो लगती है। मालदीव, नेपाल, किसी भी देश के साथ संबंध पहले जैसे नहीं रहे। एक महान शक्ति केवल अपने छोटे पड़ोसियों को प्रभावित नहीं करती, उसका विश्वास भी जीतती है। चीन की चुनौती इससे भी बड़ी है। भारत चीन को अपना प्रमुख रणनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है, लेकिन व्यापारिक निर्भरता बनी हुई है और सीमा का प्रश्न जस का तस बना हुआ है। चीन अरुणाचल प्रदेश तक में घुसा बैठा है। दूसरी ओर भारत रूस से अपने पुराने संबंध बनाए रखना चाहता है, जबकि रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता नई दिल्ली के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। अमेरिका भारत को महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, लेकिन अपने आर्थिक और व्यापारी हितों के लिए भारत पर समय समय पर दबाव डालने से भी पीछे नहीं हटता। यही भारत को अमेरिका भी चाहिए, रूस भी और चीन से मुकाबला भी। यह संतुलन केवल 56 इंच का सीना दिखाने से हासिल तो यकीनन नहीं होगा। विदेश नीति में कभी ताकत समझौते में होती है, कभी चुप रहने में और कभी अपनी सीमाओं को समझने में। इसी तरह आर्टिकल 370 को लीजिए, उसका हटाना निर्णायक राजनीतिक कदम था, लेकिन इससे क्या कश्मीर का मसला खत्म हुआ? वो आज भी कश्मीर का मसला बकौल कश्मीरियों के तय होना बाकी है। जैसा कि सरकार और भाजपा का दावा था कि 370 के साथ ही कश्मीरी इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। वहीं देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के नारे क्या हकीकत में तब्दील हुआ? लेकिन जहां मतलब कहने का मामला ये है कि कामयाबी तो मिली है, लेकिन ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो देश में असेंबल हो रहे हैं, ना कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, इंग्रेडिएंट्स और रक्षा प्रणालियों के लिए हम विदेशी सप्लाई चेन्स पर डिपेंड हैं। दरअसल सबसे बड़ी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, शायद भारत की ताकत नहीं, बल्कि ताकत के बारे में बनाई गई अतिशयोक्तिपूर्ण राजनीतिक कहानी है। आज की जेनजी केवल भाषणों से संतुष्ट नहीं है। रोजगार, शिक्षा, परीक्षा, महंगाई और अपॉर्चुनिटी उसके लिए ज्यादा जरूरी है। सोशल मीडिया ने युवाओं के वैकल्पिक नैरेटिव्स दिए हैं, जहां सरकारी प्रचार को इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स और शॉर्ट वीडियो कल्चर चुनौती दे रहे हैं। मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उन्होंने भारतीय राजनीति को अपने व्यक्तित्व के आसपास संगठित कर दिया। उनकी सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। जब राजनीति व्यक्ति के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाती है, केंद्रित हो जाती है, तो हर नाकामयाबी भी उसी व्यक्ति की असफलता दिखाई देने लगती है। भारत की महान शक्ति बनने के लिए किसी एक नेता से कहीं ज्यादा मजबूत चीजों की जरूरत है। मजबूत संस्थाएं, स्वतंत्र और भरोसेमंद मीडिया, बेहतर शिक्षा, रोजगार पैदा करने वाली अर्थव्यवस्था, मजबूत मैन्युफैक्चरिंग, वैज्ञानिक क्षमता, सैन्य आत्मनिर्भरता और सबसे बढ़कर अपने पड़ोसियों का विश्वास। मोदी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन भारत रहेगा। इसलिए भारत की विदेश नीति को किसी प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत उपलब्धियों की लिस्ट नहीं, सूची नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक राष्ट्रीय शक्ति की कहानी बनना चाहिए। दुनिया में सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब आपकी ताकत को दुनिया नकार ना सके, आपकी संस्थाओं पर भरोसा किया जा सके और आपके दोस्त आपके साथ इसलिए खड़े हों क्योंकि उन्हें आप पर विश्वास हो। यही वो आईना है जिसमें आज मोदी सरकार को भी भारत को देखना चाहिए। और शायद सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि दुनिया मोदी को कितना सम्मान देती है। सवाल यह है कि मोदी के बाद भारत के
विश्व पटल पर कैसी तस्वीर रहेगी, देश की राजनीति और राजनेताओं की क्या शक्ल रहेगी, क्योंकि मोदी की राजनीति ने देश के भीतर और बाहर बहुत कुछ बदल दिया है, मणिपुर की तरह। और जेनजी, यहाँ तक कि अल्फा भी अब आतुर है भारत की एक नई तस्वीर, एक नया फसाना लिखने के लिए, लेकिन मोहब्बत से, नफरत से नहीं। धन्यवाद।